है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियस हायर्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 21। लगभग 20 साल पहले एक आलीशान बंगले के एक कमरे के अंदर लगभग 10 से 12 साल का लड़का खुद के सामने खुले एक ड्राइंग की बुक में रंगों को भर रहा था कि तभी उसके कमरे के अंदर एक उसके ही हम उम्र का दूसरा लड़का काफ़ी गुस्से में अंदर आते हुए कहा, मुझे पता चल चुका है कि अद्विक मलिक अपनी वाइफ से प्यार क्यों नहीं करते। क्यों? ड्राइंग की बुक में रंगों को भरता हुआ उस लड़के ने कहा, जहाँ अब तक उसके चेहरे के भाव भी काफ़ी सख्त हो चुके थे। तभी उस दूसरे लड़के ने कहा, क्योंकि अद्विक मलिक की पहली पसंद उनकी वाइफ वंदना मलिक नहीं बल्कि कोई और है। और वो कौन है? इतना कहते हुए उस पहले वाले लड़के ने अपनी ड्राइंग की बुक बंद कर दी थी। चेहरे पर एक सख्ती और धीरे धीरे वह सख्ती गुस्से का रूप ले चुकी थी। जिसके जवाब में उस दूसरे लड़के ने कहा, कोई सारिका माहेश्वरी है जिसकी वजह से मेरा वो सो कॉल्ड बाप अद्विक मलिक मेरी माँ को एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करता। इतना कहते हुए उस दूसरे लड़के की आँख भी हल्की नम हो चुकी थी, जिसे देख वो पहला लड़का भी अपनी जगह से खड़ा होते हुए उसके कंधे को हल्का थपथपा दिया था। लेकिन इस बात के लिए तू इतना श्योर कैसे है? क्योंकि यही सच है और ये बात यहाँ सबकी ज़ुबान पर भी है। यहाँ तक कि ये बात यहाँ काम करने वाले सर्वेंट्स को भी पता है। और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि ये बात खुद मेरी माँ को भी मालूम है। तो अब आगे क्या करना है? सामने खड़े उस लड़के का इतना कहना था कि पहले वाले लड़के ने अपनी दोनों हथेलियों को पैंट की पॉकेट में डालते हुए कहा था, मुझे उस सारिका माहेश्वरी की खुशियाँ छीननी हैं जिस तरह से उसकी वजह से मेरी माँ हर वक्त तड़पती रहती है। वैसे ही मैं उस सारिका माहेश्वरी को भी तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। अपनी इन बातों को कहते हुए उस छोटी उम्र के लड़के की आंखों में गुस्सा, एक बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। तो वही उसकी बातों को सुन अब तक शांत खड़ा वो पहला लड़का भी अपने पॉकेट से अपनी हथेलियों को निकालते हुए उसके कंधे पर रख दिया था। ठीक है, ऐसा ही होगा। आयांश, जिस तरह से 20 साल पहले उस लड़के ने सामने खड़े दूसरे लड़के के कंधों पर अपनी हथेलियों को रखा था, ठीक वैसे ही कमरे से अटैच्ड खिड़की के पास खड़े आयांश के कंधों पर आयत ने अपनी हथेलियों को रखते हुए कहा था, जिसकी वजह से एक पुरानी यादों में खोया हुआ आयांश भी तुरंत वापस आते हुए थोड़ा हड़बड़ा सा गया था। हाँ, तुमने कुछ कहा? क्या हुआ? यहाँ अकेले में खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? हड़बड़ाहट में ही लेकिन खुद की तरफ मुड़ते हुए आयांश की हथेलियों को पकड़ते हुए आयत ने कहा था, जैसे वह काफ़ी देर से आयांश को किसी सोच में उलझा हुआ, शायद कहीं खोया हुआ देख रही थी। इस बार आयत थोड़ी सीरियस होते हुए बोली, अभी जो नीचे हुआ कहीं तुम उसे लेकर तो नहीं परेशान हो? आयांश, नानू का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। मम्मा के जाने के बाद वो भी पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे और इस घर को संभाला था। और अब अचानक से मैंने उन्हें बिना कुछ बताए शादी कर ली। ऐसे में उनका इनसिक्योर होना थोड़ा जायज़ है, इसलिए उन्होंने घर के बाकी लोगों के साथ मिलकर ये सब किया था। लेकिन आयांश को अभी भी सीरियस व शांत देख इस बार आयत ने अपने दोनों कानों को पकड़ लिया था। अच्छा, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव हिम प्लीज़। जहाँ पहली बार आयत को इस तरह से इतना नॉर्मल बिहेव करते देख आयांश की भौवें हल्की सिकुड़ चुकी थी, क्योंकि आज से पहले उसने आयत माहेश्वरी के बारे में जितना सुना था या अब तक खुद देखा था, वो काफ़ी सख्त पर्सनालिटी की शख्स नज़र आती थी।
लेकिन आज उसे एक नॉर्मल इंसान जिसके अंदर अभी भी एक बचपना जिंदा हो, उसे देखते हुए आयांश थोड़ा हैरान था। लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल चुकी थी। इट्स ओके, इतना कहते हुए उसने आयत के कानों से उसकी हथेलियों को भी नीचे कर दिया था। तुम चेंज कर लो, मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, आयांश ने आगे कहा। जिसके जवाब में आयत ने भी बस मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन को थोड़ा हिला दिया था, जिसे देख आयांश वहाँ से वॉशरूम के अंदर चला गया था। तो वही पीछे रह गई आयत की नज़र अपनी उंगलियों में पहनी उस रिंग पर चली गई थी, जिसे कुछ देर पहले ही आयांश वेडिंग गिफ्ट के तौर पर पहनाया था। उसे देख आयत उस पर अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को फेरते हुए एक बार फिर से मुस्कुरा दी थी। तो उधर वॉशरूम के अंदर आयांश ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होते हुए एक बार फिर से किसी गहरी सोच में डूब गया था। शायद एक बार फिर से वो उन पुरानी यादों में खो चुका था। मुझे उस सारिका माहेश्वरी की खुशियाँ छीननी हैं, जिस तरह से उसकी वजह से मेरी माँ हर वक्त तड़पती रहती है, वैसे ही मैं उस सारिका माहेश्वरी को भी तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। एक बार फिर से उन्हीं बातों को सोचते हुए आयांश ने अपने मुंह को धो लिया था, लेकिन इस बार उसके जहन में एक दूसरी बात घूमने लगी थी। एक दूसरा सीन जहाँ फिर से वही दोनों लड़के थे, लेकिन उनकी उम्र अब पहले से बढ़ चुकी थी, जैसे कि यह घटना कुछ साल बाद की हो। अब तो अपना ही गुस्सा छोड़ दे, क्योंकि अब तो वो सारिका माहेश्वरी भी इस दुनिया में से जा चुकी है, फिर तो किससे बदला लेगा। सारिका माहेश्वरी चली गई तो क्या हुआ, उसकी बेटी तो जिंदा है ना। जिस तरह से उसकी वजह से मेरी माँ ने इतना सब कुछ सहा है, जिस तरफ से गुजरी है, उसकी बेटी को भी उसी तरफ की आग से गुजरना होगा। पहले लड़के की बात सुनकर दूसरे लड़के ने कहा था और गुस्से में ही वहाँ से आगे बढ़ गया था, जहाँ एक बार फिर से अतीत की इन बातों को सोचते हुए अब तक आयांश ने खुद के ऊपर सावर ऑन कर दिया था, जिसके नीचे भीगते हुए वह अभी भी काफ़ी सीरियस और किसी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था। तो वही माहेश्वरी विला के दूसरे कमरे के अंदर सोफे पर बैठी अंजना गुप्ता काफ़ी गुस्से में नजर आ रही थी। तो वही राकेश गुप्ता का भी कुछ वैसा ही हाल था। शायद आयांश की वजह से, बिगड़ते अपने प्लान की वजह से इस वक्त सिर्फ वही दोनों ही नहीं, उनके सामने ही खड़े बसंत अवस्थी और सुलोचना भी काफ़ी झुझलाई हुई सी नजर आ रही थी। झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन इस 4 दिन के आए हुए लड़के को हम लोगों ने काफ़ी हल्के में आंकने की गलती कर दी है, जबकि मुझे तो लगता है कि ये यहाँ हम लोगों से भी कोई बड़ा खिलाड़ी है, सुलोचना ने कहा था, जिसकी बातों पर राकेश गुप्ता ने बस अपने सिर को झटक दिया था। लेकिन तभी पास ही खड़े बसंत ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खुद यहाँ किसी बड़े मकसद के लिए आया हुआ है, इसलिए ये इतनी आसानी से इस घर को छोड़कर जाने वालों में से भी नहीं है। इसका मतलब कि इसके लिए हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ ऐसा जिससे धमाका भी हो और किसी को भनक तक ना लगे। जहाँ इस बार बसंत का इतना कहना था कि अंजना गुप्ता के साथ साथ राकेश गुप्ता भी अपनी सोच से बाहर आ चुके थे। लेकिन बसंत अवस्थी की बातों को सुनने के बाद सुलोचना ने कहा, लेकिन आप सभी को इस तरह से शांत बैठा देख ऐसा लग रहा है जैसे कि वह 4 दिन का आया हुआ लड़का हम सब पर भारी पड़ चुका है, मतलब इतने दिन की हमारी मेहनत पे जैसे पानी फेर दिया हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता सुलोचना, और अंजना गुप्ता के राज में तो बिल्कुल नहीं। सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए अंजना गुप्ता ने कहा था, लेकिन उनकी जवाब में सुलोचना ने एक बार फिर से कहा, बड़ी भाभी आप तो चुप ही रहिए, आपकी ये बड़ी बड़ी हाँकें बस सुनने में अच्छी लगती हैं, क्योंकि वक्त आने पर तो सब खोखली ही साबित होती हैं। जहाँ अंजना गुप्ता की बातों को काटते हुए सुलोचना ने कहा था, जैसे उसकी बातों में अंजना गुप्ता के लिए बस एक तंज हो। तो वही उसकी बातों को सुन अंजना के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी और तुरंत अपना फ़ोन उठाते हुए उस पर एक नंबर डायल कर दिया था। हाँ, मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर सब कुछ काफ़ी बिगड़ चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। इतना कहते हुए
अंजना गुप्ता ने तुरंत उस कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर दिया था। साथ ही अब वह भी काफ़ी नॉर्मल नजर आने लगी थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो या फिर अभी भी सब कुछ उनके फेवर में चल रहा हो। लेकिन वही बाकी उन्हें इस तरह से नॉर्मल देख हैरान थे। खासकर उनका किसी अनजान शख्स से ऐसे बात करना उनके मन में अब तक कई सवाल भी पैदा कर चुका था। लेकिन उन्हें उनका जवाब मिल पाता उससे पहले ही अंजना गुप्ता भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि चलकर सबको आराम करना चाहिए। और बिना किसी के जवाब का इंतजार किए बिना ही वह उस कमरे से बाहर निकल गई। तो उधर दूसरी तरफ आयांस की दी हुई रिंग को अपनी उंगलियों में नचाते हुए आयत अपनी बेड पर बैठी किसी सोच में उलझी हुई थी कि तभी अचानक से कानों में आयांस की आवाज़ गूंजने से वह सीधा बैठ गई थी। हाँ, तुमने कुछ कहा? तो वह उसके ठीक सामने ही खड़ा आयांस हमेशा की तरह इस वक्त भी अपनी दोनों हथेलियों को पैंट की पॉकेट में डालते हुए मुस्कुरा रहा था। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस इतना कि अब जब तुमने हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर ही लिया है तो फिर अब मुझे भी शायद सोफे पर सोने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इतना कहते हुए आयांस अभी आयत के करीब उसके सिरहाने बढ़ा ही था कि काफ़ी घबराहट में आयत उसके तरफ तकिया मारते हुए बोली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारे करीब कब आया? उस तकिए को पकड़ते हुए आयांस ने कहा। तो वही आयत भी उतनी ही ज़्यादा हैरान नजर आ रही थी, जिसे देख आयांस तकिए को पास ही रखे सोफे पर फेंकते हुए आगे कहा, मैं सिर्फ बेड पर सोने की बात कर रहा था, तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जहाँ इस बार आयांस की बातों में साथ ही उसके चेहरे पर एक सख्ती थी, जिसे देख आयत भी थोड़ी सकुचा सी गई थी। तो वही आयांस को वापस से सोफे पर जाकर सोते देख उसका चेहरा थोड़ी मायूसी के साथ लटक चुका था। शायद इस वक्त उसे एहसास हो रहा था कि अनजाने में सही लेकिन उससे कोई गलती हो गई हो, जिसकी वजह से वह आयांस से कुछ कहना भी चाहती थी। लेकिन वही आयांस सोफे पर लेटते ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया था, जैसे वो सो चुका हो, या शायद ऐसा करते हुए वह यह आयत के सामने अपनी नाराज़गी जताना चाह रहा था। उसे देख आयत भी साइड टेबल पर रखे लैंप को ऑफ करते हुए सो गई थी। अगली सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही आयत की नज़र एक बार फिर से सोफे पर चली गई थी, जिस पर पिछली रात आयांस सो रहा था। लेकिन इस वक्त वह सोफ़ा खाली था, जिसे देख न जाने क्यों आयत के चेहरे पर भी हल्की सी मायूसी थी। तभी एक वाइब्रेशन के साथ बेड पर रखा उसका फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर रूही का नाम फ्लैश होता देख आयत ने भी बिना देरी किए उस कॉल को पिक करते हुए कहा, यस रूही, आज की क्या अपडेट है? मैम, एक बड़ी खबर है। अभी रूही का इतना कहना था कि आयत की भौहें हल्की तन चुकी थी, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही रूही ने आगे कहा, मैम, अभी अभी मलिक एंड सन्स ग्रुप के मालिक मिस्टर आदित्य मलिक के बेटे अविनाश मलिक का कॉल आया था। वो पर्सनली आपसे आज मिलना चाहते हैं। व्हाट? मिस्टर अविनाश मलिक? बट वाई? उनके साथ तो आज से पहले हमारी कंपनी का कोई बिजनेस डील या फिर हमने कभी साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम भी नहीं किया है, फिर अचानक से वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? थोड़ा चौंकते हुए आयत ने कहा था। आई डोंट नो मैम, बट उनका कहना था कि अगर आप इस मीटिंग को रिजेक्ट करती हैं तो फिर आप एक बड़े डील से हाथ धो बैठेंगी। आयत को हैरान देख रूही ने आगे कहा था, जिसकी बातों को सुन आयत इस बार ज़्यादा चौंक गई थी, लेकिन चेहरे पर हैरानी अभी भी साफ झलक रही थी। तभी कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, आज के सारे शेड्यूल की क्या डिटेल्स हैं? मैम, मॉर्निंग से इवनिंग तक आज आपका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है, बट एक मिस्टर भोसले के साथ आपकी लंच मीटिंग थी, लेकिन कुछ देर पहले ही उनके असिस्टेंट का कॉल आया था कि मिस्टर भोसले किसी अर्जेंट काम से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, इसलिए आज की मीटिंग को वो नेक्स्ट वीक पोस्टपोन करना चाह रहे थे। ओके, फिर मिस्टर अविनाश मलिक के साथ आज की मेरी लंच मीटिंग शेड्यूल कर दो और रेहान से कहना कि आज की लंच मीटिंग के लिए वो प्रिपेयर रहे। ओके मैम। आयत की बातों को सुन रूही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन वही आयत जिसके चेहरे पर एक चिंता साथ में एक हैरानी साफ झलक रही थी।
तभी कुछ सोचते हुए उसने कहा, मलिक एंड सन्स ग्रुप के मालिक आदित्य मलिक का बेटा अविनाश मलिक अचानक से मुझसे क्यों मिलना चाहता है? इतना कहते हुए आयत एक बार फिर से किसी सोच में डूब गई थी, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ी चौंक भी गई थी। कहीं उस रिश्ते को लेकर तो आज वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, जिसका जिक्र उस दिन नानू कर रहे थे। लेकिन अब तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इनफैक्ट ये बात तो उस दिन उसकी मॉम के सामने ही हो चुका है, फिर आज ही क्यों? इस वक्त आयत अपनी बातों में इस कदर उलझ चुकी थी कि उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि कमरे के दरवाजे पर खड़ा आयांश अब तक उसकी सारी बातों को सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा था। जहां आयत को कुछ देर ऐसे ही एकटक देखने के बाद अपने पॉकेट में रखे फ़ोन को बाहर निकालते हुए वह वहां से दूसरी तरफ बढ़ गया था। शायद वह किसी से कांटेक्ट करना चाह रहा था, लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही वह सामने से आती शिवा से काफ़ी बुरी तरह से टकराने के साथ साथ उसका फ़ोन भी एक चटाक की आवाज़ के साथ ज़मीन से टकरा चुका था। ओह आई एम सॉरी, मैंने ध्यान, अंधी हो देख कर नहीं चल सकती थी। शिवा जो होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लिए अभी आयांश से कुछ कह पाती, उससे पहले ही आयांश को गुस्से में चीखते देख वह लगभग सहम सी गई थी। खासकर आयांश की सिर्फ सख्त आवाज़ ही नहीं, गुस्से में उसकी आंखें तक लाल देख शिवा के कदम खुद ब खुद 2 कदम पीछे हट गए थे और आयांश उसी गुस्से में ही नीचे ज़मीन पर पड़े अपने फ़ोन को उठाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था, जिसे देख शिवा भी अब तक एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को अपने सीने पर रख दिया था। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने कमरे के बाहर खड़ी आयत पर पड़ चुकी थी। सदा आयांश को इस कदर गुस्से में चीखते देख वह भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी, लेकिन अपनी जगह पर खड़ी काफ़ी सख्त भी नज़र आ रही थी, जैसे खुद की नज़रों के सामने हो रही घटना को देखते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रही हो। तब उसके करीब आते हुए शिवा ने कहा, अजीब बात है, शादी को भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और पति परमेश्वर ऐसे उखड़े उखड़े से घूम रहे हैं। आर यू श्योर ना कि तुम दोनों की लव मैरिज ही हुई है? क्योंकि हालात को देखकर तो ऐसा। मेरे बारे में सोचकर तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है शिवा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे नहीं खुद के बारे में सोचना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो ख्याल रखना ही चाहिए कि तुम्हारा आशिक कब और किससे किससे सामने शादी का प्रपोजल देता फिर रहा है। अपने दोनों बाजुओं को आपस से बांधते हुए आयत ने कहा, जहाँ अपनी बातों को कहते हुए आयत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान भी थी। तो वह शिवा थोड़ी चिढ़ी हुई से नजर आने लगी थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही आयत ने उसे टोकते हुए कहा, ना ना, आई नो कि इस वक्त तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा। शायद गुस्से में तुम मेरा मुंह तक तोड़ने के बारे में सोच रही होगी, बट स्वीटी आखिर तो सच्चाई तो आखिर सच्चाई ही होती है ना। अब गुस्से और ईगो की आड़ में उसे झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। इसलिए एक फ्री की एडवाइस दे रही हूँ, अपने और अपने बॉयफ्रेंड की सोच पे थोड़ा काबू रखो, फ़ायदे में रहोगी, आयत ने कहा था और वापस से अपने कमरे के अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे खड़ी शिवा के हल्के ठहाकों की आवाज़ से उसके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए थे। ये फ्री की एडवाइस? आयत महेश्वरी इतनी नेक दिल इंसान कब से हो गई? या फिर कहीं इस फ्री की एडवाइस की आड़ में अपना कोई फ़ायदा तो नहीं देख रही? या फिर कहीं डर तो नहीं रही कि उनका पति? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी भी बेशर्म इंसान हो सकती हो। खैर, तुम्हारे मुंह लगना मतलब खुद का मुंह गटर में डालने जैसा है। जस्ट फॉरगेट इट, अपने सिर को झटकते हुए आयत ने कहा और काफ़ी तेजी में आगे बढ़ गई थी। तो वही इस बार पीछे रह गई शिवा का चेहरा भी काफ़ी सख्त हो चुका था। तो उधर दूसरी तरफ एक काफ़ी मामूली सा सड़क किनारे कैफ़े टाइप की जगह पर बैठा आयांश काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा था, जिसके सामने ही एक छोटा लड़का चाय से भरी 2 शीशे की गिलास को रखते हुए कहा, साहब बिस्कुट भी लाऊं क्या? नहीं, उस लड़के को मना करते हुए आयांश के सामने ही बैठे संजीव ने कहा था, जिसे सुन वो लड़का तो वहाँ से चला गया था, लेकिन मिस्टर संजीव, जिनकी आंखें खुद की चारों तरफ देखती हुई थोड़ी घबराई हुई सी थी, सर
मुझे लगता है कि हमें कहीं और चलकर बात करना चाहिए। यहाँ सब लोग हमें ही देख रहा है और ऐसी पर्सनालिटी यहाँ बैठने वालों की नहीं है। अपने गले से लटक रही टाई को थोड़ी ढीली करते हुए उन्होंने आगे कहा था। साथ ही उनकी नज़रें भी बार बार खुद के चारों तरफ ही देख रही थी, जहाँ बाकी बैठे लोग भी एकटक उन दोनों को ही देख रहे थे। क्योंकि जहाँ आयांश ने एक नॉर्मल सा शर्ट और पैंट पहन रखा था, तो वही मिस्टर संजीव अपने असिस्टेंट वाले कपड़े यानी कि सूट बूट में तैयार बैठे थे, जिस वजह से वहाँ बाकी मौजूद लोग, जिनका हुलिया आयांश से भी डाउन था, उन लोगों की नज़र में वो दोनों हैरान कर रहे थे। तभी सारी बातों को इग्नोर करते हुए आयांश ने काफ़ी सख्ती में कहा, तुम्हें मैं किस बात के इतने पैसे दे रहा हूँ, हाँ, जब तुम मेरा एक मामूली सा काम तक नहीं कर सकते। सर मेरा यकीन कीजिए, अचानक से अविनाश सर ने आयत मैम को कांटेक्ट क्यों किया है, इसके बारे में मुझे तो क्या, खुद बड़े सर तक को भी खबर नहीं है। यहाँ तक कि मैडम भी इस खबर से वाकिफ़ नहीं है। फिर मैं कैसे? अरे ये तो वही लड़का है ना जिसे हमने लोनावला की पहाड़ियों से नीचे फेंका था, फिर आज यह जिंदा कैसे बच गया? जहाँ भी संजीव अपनी हकलाती आवाज़ में अपनी बातों को पूरा किया ही था कि पास से आती इस आवाज़ को सुन संजीव के साथ साथ खुद आयांश की भी नज़रें उस तरफ ही घूम गई थी, जिनके सामने ही दो अधेड़ उम्र के व्यक्ति काफ़ी हैरानी में आयांश को ही एकटक देख रहे थे। यहाँ तक कि आयांश को देखते हुए उनकी आंखों में एक खौफ भी था, जैसे उन्होंने कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि कोई भूत देख लिया हो, या फिर जिस इंसान को मारने के लिए उन्होंने एक मोटी रकम ली थी, आज उसे सही सलामत व जिंदा देखकर अपने मालिक का खौफ सताने लगा था। लेकिन तभी आयांश को भी काफ़ी गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते देख वह दोनों डर व घबराहट में वहाँ से भाग भी खड़े हुए थे, जिसे देख आयांश भी गुस्से में ही उनके पीछे ही दौड़ गया था, जैसे काफ़ी वक्त से वो उन्हें ढूंढ रहा हो और आज जब उनका पता मिला है तो किसी भी हाल में उन्हें छोड़ना नहीं चाहता हो। तो वही आयांश को काफ़ी गुस्से में खुद के पीछे दौड़ते देख वह दोनों भी उतनी तेज़ी में वहाँ से भाग खड़े हुए थे। तभी भागते वक्त उन दोनों आदमियों में से एक ने कहा, जल्दी से साहब को फ़ोन कर और उन्हें बता कि जिसे उन्होंने मारने के पैसे दिए थे वो यमराज को भी मात देकर वापस लौट आया है। अरे अरे लेकिन इसके ज़िंदा होने की खबर को सुन कहीं साहब हम दोनों का ही किस्सा न ख़त्म कर दें, उस दूसरे शख्स ने कहा। लेकिन साहब को इसके बारे में बताना तो पड़ेगा ना। जहाँ उस पहले वाले ने इतना ही कहा था कि तो पीछे से एक भारी चीज़ उसके सिर से जा टकराया था, जिसके लगते ही वह शख्स भी औंधे मुँह तुरंत ज़मीन पर गिर पड़ा था, जिसे देख उस साथी के भी चेहरे पर एक खौफ साफ दिखने को मिल रहा था। वह काफ़ी जल्दबाजी में अपने पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए किसी को कॉल करने लगा। तो वही अब तक आयांश भी नीचे ज़मीन पर गिरे उस शख्स के कॉलर को पकड़ते हुए उसके मुंह पर लगातार कई पंच चढ़ चुका था। चल बता, उस रात किसके कहने पर मुझे मारने आया था? वो कौन था जिसने मारने के लिए तुम जैसे गुंडों को पैसे दिए थे? जवाब दे हाँ। लेकिन वह शख्स आयांश के मुक्कों से ही जैसे मूर्छित सा हो गया था, या शायद पीछे उसके सिर पर उस भारी चीज़ के टकराने की वजह से इस वक्त वह अपना होश खो बैठा था। तो वही उसकी ऐसी हालत देख उसका दूसरा साथी, जो अब तक किसी को बार बार कॉल कर रहा था, भय के कारण उसका फ़ोन उसके हाथ से छूटते हुए नीचे गिरा ही था कि उसकी आवाज़ को सुन आयांश का ध्यान भी उसकी तरफ ही बढ़ गया था, जिसे देख आयांश अपने चारों तरफ कुछ ढूंढने लगा था, शायद कुछ ऐसा जिससे वह उस दूसरे शख्स के ऊपर भी वार कर सके। वही उसे ऐसा करता देख वह दूसरा साथी अपने फ़ोन को वही ज़मीन पर पटकते हुए ही भय से भाग चला था। जहाँ वो भागते वक्त बीच बीच में पीछे भी देख लेता कि कहीं आयांश उसके पीछे ही तो नहीं आ रहा, लेकिन तभी किसी ने उसके गालों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया था और वो शख्स उल्टे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ा था। एक क्षण के लिए उसका सिर जैसे सुन्न पड़ चुका था, जिसे झटकते हुए उसने सामने देखा ही था कि उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि इस वक्त पसीने में लथपथ साथ ही उतना ही ज़्यादा थका हुआ आयांश उसके सामने ही खड़ा था, जिसे यह भी समझते देर नहीं लगी थी कि उसके गालों पर
वो जोरदार थप्पड़ जड़ने वाला भी यही था। साथ ही अपने साथी की हालत को भी ध्यान देते हुए उस शख्स ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। साहब साहब हमें माफ़ कर दो साहब, हम तो बस अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए सब काम करते हैं। साहब हमें बस एक बार माफ़ कर दो साहब, हम वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करेंगे साहब, बस एक बार साहब। अगर ज़िंदगी इतनी ही प्यारी है तो फिर बता कि उस रात मुझे मारने के लिए किसने कहा था। उसके करीब ही बैठते हुए अयांश ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुन वह शख्स अब तक काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा होते हुए कहा, साहब साहब नाम तो नहीं मालूम, लेकिन लेकिन उसका नंबर मेरे फ़ोन में है। इतना कहते वह शख्स अब तक अपने पैंट की पॉकेट को टटोलने लगा था, लेकिन अगले ही पल वो काफ़ी ज़्यादा चौंक भी गया था। साहब साहब मेरा फ़ोन, साहब मेरा यकीन कीजिए, उसका नंबर अभी भी मेरे फ़ोन में था और ये रहा तुम्हारा फ़ोन। तभी अचानक से पीछे से आती इस आवाज़ को सुन उस शख्स के साथ साथ अयांश की भी नज़रें पीछे घूम गई थी, जहाँ इस वक्त पीछे खड़े संजीव के हाथ में एक फ़ोन को देख उस शख्स ने कहा, हाँ सर, यही यही मेरा फ़ोन है। जिसका इतना कहना था कि अयांश संजीव के हाथ से तुरंत उस फ़ोन को लेते हुए उसकी कॉल हिस्ट्री ओपन कर दिया था। लेकिन अभी कुछ सेकंड्स पहले ही उसमें डायल एक नंबर को देखते ही अयांश की आंखें फैलते हुए बड़ी हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। तो उधर दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठे सुबह का अपना नाश्ता खत्म करे मिस्टर आदित्य मलिक थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे। तभी उनके बगल में ही बैठी कविता मलिक, जो शायद उनके चेहरे पर उभर रहे एक्सप्रेशन को पढ़ चुकी थी, उनके सामने जूस का ग्लास रखते हुए बोली, जब उसे इतना ही याद कर रहे हो तो एक कॉल करके उसका हाल चाल ही क्यों नहीं पूछ लेते। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? एक बार बोलने से पहले थोड़ा सोच भी लिया कीजिए कि आप बोल क्या रही हैं। मैं उसे याद याद क्यों क्यों करने लगा भला? वो अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ कर गया है, किसी ने उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। और जो अपनी मर्जी से जाता है उसकी जब मर्जी होगी वो वापस भी आ ही जाएगा। तो फिर आपकी ज़ुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है आदित्य? जब आपको उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर माथे पर चिंता की लकीरें क्यों उभरी हुई हैं? कविता मलिक ने आगे कहा था, जहाँ इस पर आदित्य मलिक बिना कुछ कहे बस थोड़े चिंतित से नजर आने लगे थे, जिसे देख इस पर कविता मलिक उनकी बाजुओं पर अपनी हथेलियों को रखते हुए कहा, आदित्य, आरुष आपका ही बेटा है, इसलिए बिल्कुल आपकी तरह ही जिद्दी और अड़ियल भी है। और ये बात आपसे भी तो नहीं छिपी है ना, क्योंकि कल तक तो आप भी उसके इस आदत को अपनी आन बान शान समझकर काफ़ी फ़ख्र महसूस किया करते थे। फिर उसकी एक छोटी सी जिद के लिए उसे इस तरह से छोटी सी जिद, ये आप कह रही हैं कविता कि वो उसकी एक छोटी सी जिद थी आपको? गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, व्हाट हैपेंड, इज़ एवरीथिंग सीरियस? जहाँ भी आदित्य मलिक अपनी पत्नी के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर पाते उससे पहले ही डाइनिंग टेबल पर उनके सामने बैठती हुई आयशा ने कहा, जिसे देख उन दोनों ने मुस्कुराते हुए बस अपनी गर्दन को ना में हिला दिया था। तो वही आयशा भी उस बात को वही दबाते हुए अपने प्लेट में नाश्ता सर्व करने लगी थी। तभी कुछ सोचते हुए आदित्य ने कहा, आयशा, यस डैड, अब तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आगे अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? आदित्य मलिक की इन बातों को सुन आयशा भी मुस्कुराते हुए अभी कुछ कहती उससे पहले आदित्य मलिक ने आगे कहा, अगर तुम किसी फॉर्म से इंटर्नशिप करने के बारे में सोच रही हो तो फिर ये पूरी तरह से यूज़लेस और वक्त की बर्बादी है। इसलिए मेरी मानो तो कल से मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। वहाँ तुम्हारे फील्ड से ही जुड़े एक लॉयर की कुर्सी ऑलरेडी खाली पड़ी है। थैंक यू डैड, बट मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म के अंडर में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, ऐसा ने कहा। जहाँ उसकी बातों को सुन इस पर आदित्य थोड़ी हैरानी के साथ बोले, और वो कौन है एंड किस कंपनी के अंडर में तुमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है? अरे डैड, एक्चुअली इस वक्त मैं माहेश्वरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का केस हैंडल कर रही हूँ। नेक्स्ट वीक मिस आयत माहेश्वरी 25 साल की। जहाँ भी आयशा
थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी बातों को पूरा कर पाती, उससे पहले ही आदित्य मलिक सामने पड़ी अपनी प्लेट पर अपने हाथ में पकड़े चम्मच को पटकते हुए गुस्से में चीख उठे थे। आखिर इस घर में रहने वालों को हो क्या गया है? हाँ, मैं उस लड़की और उसके खानदान से जितनी दूरी बनाकर रहना चाहता हूँ, सब बारी बारी से उसके इर्द गिर्द ही घूमते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।